तो वो धरती पे मैं आज जो टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा हूँ, इंशाल्लाह वो टिकट मुझे मिल जाएंगे और मैं दक्षिण के अंदर लड़ूंगा। और ये मध्य जो सेंट्रल मध्य है, जो साउथ सोलापुर है, इसके अंदर फिल वक्त तो जो है ना मेरा नाम अच्छा चल रहा है और लोगों की डिमांड है कि आप ठहरो, आपको हम चुन कर देते बोलकर। एक भी कांग्रेस का आदमी मेरे साथ नहीं था सिवाय मेरे कार्यकर्ता और मैं इलेक्शन लड़ा। लेकिन ताज्जुब की बात ये थी जी, जब मैं देहातों में जाता था ना तो लोग मेरा वेटिंग करते थे। ये भी साजिश है, ये बीजेपी वाले की साजिश बहुत बड़ी है। इसके अंदर हमारे जो लोग के जो फाइल है ना वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते उन्होंने, और बहुत से कुछ लोग है ना डिलीट करते उसको। उन्होंने हमने नाम लगाया तो कुछ लोग डिलीट करते। पिछले इलेक्शन में ऐसा डिलीट बहुत किए, लेकिन अभी क्या कर सकते, सरकार बदले तक अपन इनको रोक नहीं सकते ना। क्योंकि जबकि पृथ्वीराज चौहान है, उसके अंदर बड़ा साहब थोरात है, उसके नाना पटोले है, उसके अंदर असलम शेख है, जिक्रिया है, ये सब नेता के साथ मेरा नाम जोड़ना तो मुझे कहा तो थोड़ा वो डाउटफुल लगा। मैं बोला नहीं बोला ये फेक न्यूज है। अच्छा, आपको लगता है सर आप ही के चाहने वालों ने किया हो? कौन क्या पता नहीं, अभी किसको बताएं, बताओ। इतने आपके दोस्त हैं तो क्या वो एमआईएम के एक उम्मीदवार है फारूक शाब्दी, वो भी आपके दोस्तों की फहरिस्त में? वो भी दोस्त अच्छे क्या है, वो भी बुरा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी दोस्त है हमारे। हमारे में कभी मैं बताया ना आपको, हमारे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं। महाराष्ट्र चुनाव की घोषणा हो गई है। ऐसे में हमारे चैनल की तरफ से जो सफर शुरू हुआ था, जितने भी उम्मीदवार हैं, जितने भी व्यक्ति हैं जो किसी बदलाव की तरफ इशारा कर रहे हैं या फिर कोई बदलाव ला सकते हैं, उन तमाम के विचार हम लोग आपके सामने लाने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसी सफर का एक और एपिसोड आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। आज जो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो है जनाब बाबा मिस्त्री साहब। सर, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। और एक कॉरपोरेटर से लेकर के जनता की सेकेंड चॉइस बनने तक का सफर विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ी बात होती है। 2019 का जो सफर आपका रहा वो काफ़ी काबिल तारीफ रहा। उसके बाद हमारा जो ग्राउंड पे अभी सर्वे चल रहा है सर, कई जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से हम लोगों ने अवाम से बात करने की कोशिश की है और उसमें जो आपका नाम निकल करके आया है, तो मैं बस यही जानना चाहूँगा कि अभी फिर से जब आप चुनाव लड़ने के लिए जाएंगे तो आपको क्या लगता है कि मुद्दे कौन से हैं जिस पर चुनाव होना चाहिए? और साथ ही में जो आपके ऑपोजिट में जो जीत करके आए थे बीजेपी के, पूर्व सरकार पे आपका नजरिया क्या कहता है, आपके विचार क्या कहते हैं? ये जो 2024 का असम लीग का इलेक्शन चल रहा है जी, और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसिटी जो है ये दक्षिण सोलापुर है, साउथ सोलापुर है जी। यहाँ पर कैसा है, 60% जो है सिटी है और 40% जो है ग्रामीण भाग है जी, जेकि उसमें 67 गांव है। तो ग्रामीण का तो मसला है शेतकरी का जी, किसानों का बहुत बड़ा मसला है कि उस तालुके में से जो है 2 बड़े नदी जाते हैं और दोनों नदी के में बीच में तालुका है ये, और उसके अंदर वहाँ के लोगों को नदी के किनारे जितने भी लोग रहते हैं उनकी बिजली काटी जाती है, लाइट नहीं मिलता उनको, और उसे फसल उगाने के लिए उनको बहुत तकलीफ होती है। सब में बड़ा मुद्दा वो है। दूसरा जो देहातों के अंदर पानी के पीने का बहुत बड़ा मसला है जी, पानी पीने के लिए कोई भी सुविधा की नहीं। और तीसरा मुद्दा ये है वहाँ पर कोई भी ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं, जबकि लोगों के लिए मरीजों के लिए अच्छी सुविधा नहीं है, इसके लिए बड़ा दिक्कत है वहाँ। और चौथा मसला ऐसा है कि ग्रामीण भाग के अंदर उद्योग नहीं है, कोई भी बिजनेस नहीं है, फैक्ट्री नहीं है, इंडस्ट्री नहीं है, इसके लिए वहाँ के लोग बहुत परेशान है। और मसला सिटी का है। सिटी का मतलब ये नया सिटी है, जुने सिटी को लग कर, यानी इसको बोलता है हदवाड़ बोला जाता है हमारे लिए। हदवाड़ है, सलम एरिया है, सलम एरिया से हटकर हदवाड़ है। हदवाड़ के अंदर कैसे नवे प्लॉटिंग है, 1982-83 से यहाँ पे वसा शुरुआत हो गई और 97 में ये एक पहला महापालिका इलेक्शन हुआ जी, और 92 के अंदर इसको महापालिका में शामिल कर लिया। तो 97 में पहला इलेक्शन हुआ। जब से ये बस्ती बढ़ते गई तो आबादी बढ़ गई, तो ये आबादी बढ़ने की वजह से यहाँ पर जो लोग रहते हैं, जो प्लॉट है वो अभी भी वो मालक नहीं है इसके ऊपर। तो उनको मुझे मालक करना है जी, सब में बड़ा मसला है। ये लोगों को मालक करना है, यानी कि ये अर्बन सिटी की जगह थी जी। तो जब 1500 में लोग प्लॉट लेकर रह सोए, आज उन्होंने 50 लाख का 1 करोड़ रुपया घर बनाए, लेकिन वो मालक नहीं है। आज भी मालक वो जो जमीन का मूल मालक वो मालक है,
तो इनके लिए ये लोग को मालक करना समय बड़ा। 3 लाख प्लॉट है हथगढ़ के अंदर, जबकि हमारे हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर करीबन 1.5 लाख प्लॉट हैं। यानी कि 1.5 लाख प्लॉट को मैं कायम करना, उनको प्रॉपर्टी कार्ड दिलाना और उनको 7/12 उतारा दिलाना, ये मेरा मकसद है। और यहाँ पर सुविधा बहुत कम है, जबकि एमएलए जो भी होते हैं वो कुछ काम नहीं करते। इसके लिए यहाँ अंदर के पानी का पीने का मसला है, लाइट का मसला है, रोड का मसला है, बहुत से प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, कुछ नहीं है। और सब में बड़ा यहाँ पर जो हथगढ़ के लोगों को उद्योग नहीं है, कोई भी धंधा नहीं है हाथ में। आज यहाँ के मसले मसाइल देखेंगे तो यहाँ जो है आईटी पार्क की बहुत जरूरत है, आईटी पार्क नहीं है, बच्चों को हाथों को काम नहीं है। तो उसके लिए हमारा मकसद ये है कि यहाँ के लोगों को पहला सुविधा देना, यहाँ लोगों को अच्छा पानी देना, यहाँ लोगों को अच्छे रास्ते देना, यहाँ के लोगों को जो आज मैं जो मरीजों का काम करता हूँ, पिछले 25 साल से मैं मराठी में बोलता हूँ, रुग्ण सेवक बोलते हैं उसको। मैं यहाँ काम करता हूँ तो हमारा जो छत्रपति शिवाजी सर्वोच्च रुग्णालय बोलको जिसको सिविल कहा जाता है, तो हॉस्पिटल बड़ा है, मेडिकल कॉलेज है, लेकिन उसको अभी तक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के दर्जा नहीं मिला। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अगर हो गया तो वहाँ से बहुत से मसले मसाइल होंगे, मतलब ब्रेन का ऑपरेशन हो, किडनी का ऑपरेशन हो, हार्ट का ऑपरेशन हो, ऐसे मेजर ऑपरेशन जो है ना यहाँ पर मुफ्त में हो जाएंगे। शोलापुर जो है गिरनी कामगार गाँव है, कामगार वर्ग का गाँव है। यहाँ पर लोग जो है ना हाथ पे पेट है, बीड़ी कामगार है, जकाट कामगार है, ये सब लोग जो है ना यहाँ पर सब गरीब लोग रहते हैं। ये लोगों के लिए अभी जो मरीज को जाना है दवाखाने में तो उसको बाहर का खर्च नहीं पड़ता। बाहर जो है एक ऑपरेशन करने 2-3 लाख रुपए लगते हैं। तो हमारा क्या मकसद है, ये जो मरीजों को, जो पेशेंटों को अपने सरकारी हॉस्पिटल में इनको मुफ्त मिला जाए, वो हमको सुविधा करके देना, ये मेरा मकसद है। आप भी प्रोफेशन से शायद डॉक्टर है ना सर? नहीं, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन मुझे डॉक्टर की पूरी मालूमात ज्यादा है, क्यों 25 साल से मैं डॉक्टर साथ रहता हूँ और पूरे हॉस्पिटल में काम करता हूँ। सुबह 9 बजे गया तो मैं 1 बजे तक वहाँ पे काम करता हूँ। जितने भी आते हैं पेशेंट मरीज, उनका काम करना, डॉक्टर से बात करना, उसको ऑपरेशन करना, उसको कुछ दिक्कत है, पैसे की प्रॉब्लम है या तो कुछ चीज की जरूरत है, वो तो हम उसको पूरा करना, ये हमारा मकसद है। और अभी तक करते आए, इंशाल्लाह शोलापुर नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम है इसकी तरफ से। तो पूर्व सरकार ने काम नहीं किया है सर? कुछ भी नहीं, हॉस्पिटल की हालत ऐसी खराब है हमारी। 1.5 साल हो गया सिटी स्कैन बंद है, अभी तक सिटी स्कैन उन्होंने लिए नहीं। 10 बार हमने निवेदन दिया, मुख्यमंत्री को दिया, आरोग्य मिनिस्टर को दिया, सबको दिया, लेकिन किन्हीं कोई भी उसका काम नहीं किया। तो इसके लिए हमारे को सरकार भी बदलना है और शोलापुर का विकास भी करना है, हमारा मकसद है सर। यहाँ के लोगों से बात करने के बाद मुझे एक जो मुस्लिम समुदाय में बहुत बड़ा मुद्दा लगा सर, कई लोगों के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है। उसका रीज़न उन्होंने ये बताया कि जो कई तरह के दस्तावेजात हैं, अलग अलग दस्तावेज की मांग करके उन्हें गोल गोल घुमाया जा रहा है और पूरे दस्तावेजों की एक पूरी की पूरी बड़ी सी लादी दफ्तर में पड़ी हुई है जिसका कोई काम नहीं हो रहा है। वैसा कुछ नहीं है वो। इसमें कैसा है बताता आपको, हमने मुहिम रवाए थे यहाँ पर, आओ मुफ्त में नाम लगा लो बोलकर। जितने लोग आए उनका काम भी हुआ, उनके आईडी कार्ड भी आ गए। अगर तुमको आईडी कार्ड नहीं भी मिला तो ऑनलाइन भी देखिए तो आईडी कार्ड मिल जाता है, लेकिन लोग आना चाहिए, अप्रोच होना चाहिए। क्योंकि तो अभी कैसा है, ये सिटी में से लोग आकर रहे सो है ज्यादातर। कैसा है, लोग जो है ना उनके वोटिंग के अंदर नाम है कहाँ है, सिटी में है, तो यहाँ नहीं है, तो यहाँ उनको बदल को देना चाहिए। तो हमने शिविर रखा था, वो शिविर में आह्वान भी किया हमने कि तुम आओ, आकर मतदान का तुम्हारा कार्ड यहाँ का बना कर लो, यहाँ का आधार कार्ड बना कर लो। हम लोगों को आह्वान किया, लेकिन लोग कुछ आए, आकर उन्होंने काम किया, बहुत से वोटिंग लिस्ट में नाम आया। इतना 2000 अभी जो लोकसभा के इलेक्शन के अंदर है, करीबन 10,000 वोटिंग है कि बड़े हमारे, 10,000 वोटिंग बड़े, और भी बढ़ना है, लेकिन लोग आना चाहिए। लोग आए तो हमारे बच्चे मोबाइल लेकर बढ़ते हैं, रजिस्ट्रेशन बना के देते हैं उनका, वो ऑटोमेटिक उनका नाम उसमें दर्ज हो जाता है, बाद में वो कार्ड मिल जाता है। असल में जो लोगों की तरफ से जो शिकायत मुझे सुनने को मिली, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोगों का ऑलरेडी काम चल रहा है, लोगों ने ये बताया कि किसी साजिश के तहत उनकी रिलीजियस आइडेंटिटी को टारगेट करने के लिए है। ये भी साजिश है। ये बीजेपी वाले की साजिश बहुत बड़ी है इसके अंदर। हमारे जो लोग के जो फाइल है ना, वो जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं करते उन्होंने, और बहुत से कुछ लोग है ना डिलीट करते उसको। उन्होंने, हमने नाम लगाया तो कुछ लोग डिलीट करते। पिछले इलेक्शन में ऐसा डिलीट बहुत किए,
लेकिन अभी क्या कर सकते, सरकार बदले तक अपन इनको रोक नहीं सकते ना। ये सरकार जो है केंद्र का और स्टेट का सरकार जो है ये टोटल कास्टिज्म करती है ऊपर। और ये जब तक ये सरकार जाता नहीं जब तक कास्टिज्म बंद नहीं होता। ऐसा कभी नहीं हुआ पिछले बारी, लेकिन इस वक्त ऐसा हो रहा है कि वो सरकार का काम बैठ कर रहे हैं वहां पर। उनके अधिकारियों को उन्होंने जो है ना डायरेक्शन दे दी कि तुम ऐसा करो ऐसा करो। अब वो मुलाजिम में बेचारे क्या कर सकते हैं, उनको डर वो काम करते हैं। ये भी हमारे को दिक्कत आ रही है। हम देखते हैं ना ऑफिस में जाते हैं, नहीं साहब तुम्हारा काम होगा फिक्र मत करो, लेकिन फिर भी मेरे कुछ लोग हैं वो अंदर से हमारा काम करते हैं मेरे को देखकर। एक मोहब्बत मेरा कैसा है, हर धर्म के अंदर मेरा अच्छा संबंध है। ब्राह्मण हो, लिंगायत हो, मराठा, हर धर्म, हिंदू धर्म के अंदर, हर धर्म के अंदर मेरा संबंध अच्छा है। हर लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं, अधिकारी हो या तो सामान्य आदमी हो, सब मदद देते हैं। इसके लिए वो मेरा काम का रुकता नहीं, लेकिन लोग आना चाहिए। अगर आपके पास जो तकरार करे ना वो अगर मेरे पास करे तो मैं 100% जाकर उनका काम करता हूँ। अच्छा। अब बहुत से लोग को राशन कार्ड नहीं मिलता है, लेकिन मैं जाकर बोलने के बाद वो राशन कार्ड देते हैं उनको। तो ये करना चाहिए, लोग आना चाहिए। लोग क्या करते हैं, मैं उनके बैठ कर बोलते हैं, ये गलत है। लोग अप्रोच होना चाहिए, भाई तो हमारा आदमी है करने वाला, तो आओ ना मेरे पास, मैं बैठा हूँ आपके पास। मस्जिदों में ऐलान करते हैं, मस्जिदों में हर मस्जिद में इमाम ऐलान करते कि वो यहाँ पर वोटिंग कार्ड बनाओ, नहीं तो ये आदमी को तुम संपर्क साधो। हम तो मस्जिदों के अंदर बच्चों को बैठे थे पूरे कि जिसका इसका वोटर आईडी नहीं है उसको वोटर आईडी बनाने के लिए। अब जितने लोग आए उनका बना, जो नहीं है उसको क्या कर सकते, ये बड़ा प्रॉब्लम। सर थोड़ा सा पीछे अब मैं चाहता हूँ आप चलें 2019 में, क्योंकि एक आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। एक कॉरपोरेटर आप थे और आपने चुनाव लड़ा, और अब मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, मोर देन 58,000 वोट आपने लिए थे। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो सर ये एक अपने आप में ये बात एक कामयाबी है कि पहली बार आप विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और जनता ने आपको इतना सपोर्ट किया। तो वो थोड़ा सा आप प्रोसेस बताइए कि किस तरह से पार्टी ने आपको अप्रोच किया था या फिर आपने पार्टी को अप्रोच किया इलेक्शन क्या हो गया था 2019 को जी। कांग्रेस की हालत बहुत खराब थी, कस्ती थी थोड़ा जी। तो वहां पर कोई भी टिकट लेने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने टिकट के लिए मांग की। मैं बोला शिंदे साहब को, हमारे नेता हैं, मैं उनको बात किया, साहब मैं खड़ा होता हूँ इलेक्शन को जी। साहब बोले तो खर्चा कर सकता है क्या? साहब मैं जितना मेरी हैसियत है मैं उतना खर्चा कर सकता हूँ। मैंने कहा ठीक है बोलकर मेरे को टिकट का फाइनल हुआ और मैं इलेक्शन लड़ा। इलेक्शन जैसा ही मेरे को टिकट मिला, इस तालुके के जो कांग्रेस के जो सदर थे वो राजीनामा दिए जी। और कुछ एक अच्छा नेता थे वो बीजेपी चले गए, नाराजगी जाहिर करके अच्छा। सब चले गए। हाँ। चले जाने के बाद कोई भी मतलब लीडर मेरे साथ नहीं था। अब साहब तो शिंदे साहब की उम्र में हो गई, साहब इधर उधर घूम रहे थे जब, अब मेरे पास भी थोड़ा टाइम दिया ज्यादा नहीं, लेकिन बाकी कांग्रेस के लोग कोई भी नहीं आया, एक भी कांग्रेस का आदमी मेरे साथ नहीं था सिवाय मेरे कार्यकर्ता और मैं। इलेक्शन लड़ा, लेकिन ताज्जुब की बात ये थी जी। जब मैं देहातों में जाता था ना तो लोग मेरा वेटिंग करते थे। ये मोहब्बत मोहब्बत। कौन से लोग, मुस्लिम नहीं, अदर कास्ट के, जैसे कि धनगर समाज है, लिंगायत समाज है, कोली समाज है, ये लोग मेरा वेट करते थे कि बाबा मिस्त्री कब आ रहे हैं बोलकर। सिटिंग मंत्री था मेरे खिलाफ, कैबिनेट मिनिस्टर थे, पानी थोड़ा सा दे दीजिए। कैबिनेट मिनिस्टर थे और कैबिनेट मिनिस्टर जो थे ना वो सहकार मिनिस्टर थे, कैबिनेट का बड़ा पद था जी। उन्होंने क्या किया मालूम क्या, मेरे साथ इलेक्शन के खिलाफ मैं था, लेकिन वो मिनिस्टर की गाड़ी जाने के बाद भी लोग नहीं रुकते थे, जब मैं जाने के बाद मेरे घर से रुकते थे। और यहाँ तक कि जो गरीब लोग थे ना उनके 100-200 रुपए मेरे कैशे में डालते थे ऐसा। अच्छा, हाँ, चुनाव के लिए मदद करते थे मुझे, लो 500 लो, 200 लो, 300 लो। और शायद आप पहले उम्मीदवार रहे होंगे जिनके लिए ये हो रहा है। पहले मैं बताता ना, हर गांव में एक जब देहात छोटे छोटे है ना वहाँ पर, बिल्कुल। और मैक्सिमम सब लोग वहाँ पर जो है लिंगायत, धनगर, माड़ी, कोड़ी, ये समाज ज्यादा रहता वहाँ। वो लोग जो है ना, वो लोग आकर जो ना मेरे किस्से में 500-1000 रुपए डालते थे कि हमारा इलेक्शन लड़ो बोलकर। यानी कि इतनी मोहब्बत वो लोगों से थी। इसके लिए जो है ना लोगों का रुझान मेरे तरफ ज्यादा आया। ये आपके लिए भी नई बात थी? मेरे लिए ये जो प्यार दिखा रहे थे लोग मेरे लिए, हाँ। किसके लिए नहीं, मेरे लिए प्यार था। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि ये आपके लिए भी नई बात थी, आप भी मतलब ताज्जुब में आ गए थे। मुझे खुद को मैं कैसा था, मैं तो टिकट, मैं यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने की तैयार नहीं था। सामने बड़ा मिनिस्टर है और वो बहुत बड़ा मिनिस्टर है, बहुत पैसे वाला आदमी है, उसके बहुत बड़े बड़े बैंक है, फैक्ट्री है उसके, उसका सरकार क्षेत्र में बड़ा योगदान है।
वो आदमी के सामने कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं खुद लड़ा तो मैं भी खुद ताजुब हो गया कि ये क्या मोहब्बत है, ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानी है। जो अपन इनकी मदद करते हैं, खल्क खिदमत करते हैं, वो बता देना जब भी किसी के लिए अच्छा काम करो तो अल्लाह ताला उसका बदला तुमको कहाँ तो कहाँ देता। तो वो हिसाब से 2019 को मुझे लोग ने इतना मोहब्बत की कि 58 वोट जो है ना, मैं दो पहले राउंड में, जैसा कि इलेक्शन काउंटिंग चालू हुई, पहले 2 राउंड में मैं आगे था, लेकिन सिटी में जब आने के बाद मैं पीछे पड़ा। सिटी में पीछे क्यों पड़ा बोल तो वो जातिवाद का माहौल बनाए थे उन्होंने, लेकिन आज वो माहौल नहीं है। आज जो सिटी के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग मुझे मानते हैं कि जब 2020 और 21 में जो कोविड आया था, कोरोना, उसके अंदर मैं अकेला जो था कि बाहर रास्ते में फिरता था और हॉस्पिटल में ही रहता था अकेला। पेशेंट के लिए, मरीजों के लिए रात और दिन मेहनत किया मैं। मुझे लातूर, उस्मानाबाद, गुलबर्गा, हैदराबाद, यहाँ तक के मरीज यहाँ आते थे, मैं उनका इंतजाम करके देता था। मरीज का इंतजाम करता था। अगर कोई मरीज मैयत हो गया तो उसकी मैयत को कैसा भेज के देना, ये भी काम मैं खुद करता था। हजारों लोगों का काम किया, हजारों मैयत हम भेजे यहाँ से सोलापुर के बाहर। तो ये सब क्यों किए मालूम है कि हमारा पेशा क्या है? दूसरों की मदद करना, कल की खिदमत करना। अल्लाह के रसूल ने बताया हमको दूसरों की मदद करना ये बड़ा ईमान है यार। तो वो हिसाब से मेरा मकसद जो है कि हम हमेशा लोगों की मदद करना। मेरा कोई कारखाना नहीं, मेरी कोई फैक्ट्री नहीं, मैं कोई बिजनेसमैन नहीं, कोई मेरा सिर्फ काम हुआ है कि लोगों की मदद करना, दूसरा कुछ भी नहीं है। मैं अब 97 से अभी तक काउंसलर बल्कि नगर से चुन कर आता हूँ, तो लोग मुझे, मुस्लिम के साथ साथ हिंदू लोग भी मुझे वोट डालते हैं। कभी ऐसा भेदभाव मेरे लिए नहीं करते। इसके लिए वो जो मेरा काम है वो 2019 को लोगों ने दिखाया मुझे। तो वो धरती पे मैं आज जो टिकट कांग्रेस पार्टी से मांगा हूँ, इंशाल्लाह वो टिकट मुझे मिल जाएंगे और मैं दक्षिण के अंदर लड़ूंगा। और ये मध्य जो सेंट्रल मध्य है, जो साउथ सोलापुर है, इसके अंदर फिल वक्त तो जो है ना मेरा नाम अच्छा चल रहा है और लोगों की डिमांड है कि आप ठहरो, आपको हम चुनकर देते बोलकर। हर समाज के लोग, हर धर्म के लोग का मुझे फोन आता है कि आप डरो मत, हम तुम्हारे साथ है बोलकर। एवं जो लोग बीजेपी में रहते हैं वो लोगों का भी मकसद है कि बाबा तुम्हारे साथ। मैं उनके क्या बताते, तुमने जो मदद किया है, मैं बीजेपी का हूँ, तुमने मुझे मदद किया है, मैं वो मदद का परत फेड़ जो है ना आपको वोट दे करूंगा। मैं बीजेपी का प्रचार करूंगा, लेकिन मेरा वोट तुमको जाएगा। ये ऐसा लोग बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है साहब, मामूली बात है। और जो ग्रामीण की देहातों के लोग जो है ना इतने होशियार है ना कि वो लोग को जानू है कि जो अपने को मदद करता है उसके लिए अपन रात दिन मेहनत करना बोलकर वो लोग जो है ना इतना मदद करते हैं। वो दक्षिण सोलापुर का इतिहास कैसा है मालूम है क्या? वहाँ आनंदराव देवकोटे बोलकर 5 बार चुनकर ऐसे हुआ, 5 बार एमएलए हो, 1 बार मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर। उनके टाइम पे कैसा था, धनगर और मुस्लिम और दलित जी, धनगर मुस्लिम दलित एक गट्टा मतदान देकर उनको चुनकर लाते थे। तो वो भी मुझे फायदा हुआ। तो वो लोग क्या बोले, हमेशा हम जो है ना देवकोटे साहब को तुम लोग चुन कर देते थे, इस वक्त तुम्हारा आदमी खड़ा है बाबा मिस्त्री, उसको हम वोट देते हैं अभी। ये हमारे कम्युनिटी को बोलते थे लोगों, हम आप भी मदद करते हो। ये इतना मोहब्बत है ना उनसे पूछूंगा। अभी इंशाल्लाह भी पार्टी है, किसको टिकट देंगे नहीं देंगे वो बात की बात अलग है, लेकिन लोगों की मोहब्बत तो मेरे साथ बरकरार है। ये चीज मैंने भी देखी है सर, क्योंकि कुछ एक एमआईएम के प्रवक्ता है, इसामुद्दीन शायद उनका नाम है, वो बता रहे थे कि आपके दोस्त भी हैं। मैंने जब उनसे बात की तो वो एमआईएम पार्टी के होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी ये इच्छा जाहिर की कि मैं तो अपना वोट दक्षिण से जब चुनाव होगा तो मैं बाबा मिस्त्री को वोट दूं। एक और चीज उन्होंने बताई, मैंने बोला उनसे कि जब आप इतना चाहते हैं और आपको पता है कि इतना अच्छा आदमी, तो आपने कोशिश नहीं की कि वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़े? तो उन्होंने बताया कि बातचीत भी हो रही है। तो क्या नहीं मुझे कैसा है, देखो एमआईएम पार्टी जो है, एमआईएम पार्टी से, एमआईएम पार्टी के खिलाफ मैं नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताता हूँ, एमआईएम पार्टी से क्या हो जाता मालूम क्या, एक दीवार पड़ जाती, दरार पड़ती उसमें, दरार पड़ती। वो दरार मुझे नहीं, मैं नहीं चाहता। ये बड़ी दिलचस्प आप बात बोल रहे हैं सर। ये दरार के बारे में मैं जानना चाहूंगा कि एक्चुअल में दरार है कौन सी, थोड़ा सा खुल गया बताता हूँ। दरार कैसे बताता हूँ आपको। ये जो दूसरी कम्युनिटी है जी, जो कि हिंदू धर्म में कम्युनिटी दूसरी है, वो जो कम्युनिटी को जो है ना ये एमआईएम पसंद नहीं है। जैसा कि लिंगायत धर्म है, जैसा कि धनगर समाज है, मराठा समाज है, ब्राह्मण समाज है, ये समाज को जो है ना ये पसंद नहीं है। इस वजह से जो है ना ये समाज को
वो ये पार्टी को लायक नहीं करते। बड़ा बड़ा मकसद वो है। अगर समझो ये अभी क्या पता नहीं हो, मुझे तो क्या इमाम में ज्यादा इसके इमाम के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ ये लोगों को जो है ना, इमाम बोलते एक जातिवादी पार्टी है, ये मुसलमान की पार्टी है, ऐसा ही जो है ये नजरिया बन चुका है। इसलिए ये पार्टी से अगर ठहरेंगे तो मेरा दोस्त भी अगर हिंदू है तो वो मुझे वोट नहीं देगा। ये है, मुझे इमाम के खिलाफ मैं नहीं हूँ। ये देखो हर पार्टी का एजेंडा अलग अलग होता है, मैं उसके बारे में नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं जहां तक मैं अभी फील्ड में उतरा हूँ मुझे मालूम पता है कि इमाम पार्टी की तरफ से क्या प्रॉब्लम आता है। ये बड़ा प्रॉब्लम आता है दूसरा कुछ नहीं। तो ये क्या हो जाता है, हमारे कार्यकर्ते, मुस्लिम के कार्यकर्ते झंडे लेके जाते, हरे झंडे लेके जाते, वो सामने वाले को खराब लगता है उसका। तो उसका जो इफेक्ट जो है ना, ये गलत पड़ता है, याद रखो। ये नहीं होना चाहिए। मैं क्या बोलता हूँ, एमआईएम पार्टी उसकी जगह है, कांग्रेस की, हर पार्टी अपने अपने जगह रहती है। हर एक पार्टी का एक एजेंडा होता है, वो उनके हिसाब से चलते, उसूल चलते। लेकिन जहां तक मैं समझता हूँ कि एमआईएम पार्टी की तरफ से हमारे में दरार पैदा होती है, दरार पैदा होने से मेरे वोट जो है ना कटिंग हो जाती है, इसके लिए वो मुझे नहीं चाहिए। मैं ये पार्टी से नहीं लड़ सकता, और वो पार्टी यहाँ आ भी नहीं सकती। खाने में ऐसे क्या क्या पसंद करते हैं सर आप? मैं अपना नॉनवेज ज्यादा खाता हूँ और फिर वेजिटेबल खाता हूँ। बाकी जो फ्रेंड सर्कल है आपका, है ना, हाँ वो मैंने ये बात सुनी है बड़ी कि बाज़ाब्ता शाम के वक्त में आप लोगों की बैठक होती है और मुद्दों पे डिस्कशन करते हैं। हाँ। तो ये मैं चाहता हूँ कि वहां पे ऐसा क्या डिस्कशन होता होगा, अगर आप बताना चाहें। कैसा है, देखो जब चार लोग जमते हैं तो सब पॉलिटिक्स पर बात होती, समाज के पर बात होती, विकास के पर बात होती, ये हमेशा ये बात होती। फिर कभी घूमने जाने के बारे में बात होती। आइडियोलॉजिकल डिफरेंस आते हैं कभी, क्योंकि आपके जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स भी होंगे ना? आते ना, वो भी आते ना, वो भी मेरे साथ रहते हैं। अच्छा, वो भी बढ़ते हैं। ऐसा हमारे में कभी हमारे में दरार नहीं है, आइडियोलॉजिकल बेसिस पे भी। हाँ कोई दरार। वो मेरे साथ बहुत अच्छी मोहब्बत है। एक तो इतनी मोहब्बत है पूछो मत, कि वो लोग कभी ये बात को ये नहीं कर सकते कि वो हमारा मकसद क्या है, धर्म जो है वो बाजुक घर पे, लेकिन जब सब मिलते हैं तो हम सब एक हैं। ये हमारा मकसद है। इसके लिए मुझे कभी आज तक मुझे किसी बात की तकलीफ नहीं। और हम ग्रुप बैठता है रोज रात को 12 बजे तक बैठते हैं हम। फजर को भी लोग मिलते हैं मुझे, फजर में हम बात करते हैं। ये तो देखो दोस्ती खाते के बगैर दुनिया नहीं है। दोस्ती है, फ्रेंड्स ले है, सब आते जाते, सब हर धर्म के लोग दोस्ती है मेरे साथ, वो नहीं। लेकिन बेसिक जो है, हमें हमारे समाज के लिए कुछ तो करना है, ये आदमी के लिए होना जरूरी है। लेकिन राजकारण, ये पॉलिटिक्स जो है आते हैं और जाते, इसमें कोई ये नहीं हवा का झोंका है ये। लेकिन तुम्हारा जो पीच है, वो पीच के ऊपर तुम्हारे समाज के लिए क्या करे तुम, ये भी होना मकसद है। आज मेरी माली हालत उतनी अच्छी नहीं है हमारे यहाँ, तो अभी जरूरत है। आज ये इतना बड़ा माइनॉरिटी एरिया इतना बड़ा बन गया है, यहाँ एक कॉलेज की जरूरत है हमें, एक जूनियर कॉलेज की जरूरत है यहाँ पर। आज वो नहीं है, हमें वो बात का दुख है। आज हमारे जो लड़कियां हैं, बच्चे हैं, वो कॉलेज सीखना चाहते हैं। आज यहाँ से 4-5 किलोमीटर जाने के लिए बहुत से प्रॉब्लम दिक्कत होते हैं। आपके भी बच्चे होंगे सर, वो शायद है ना कॉलेज में? हाँ है ना, वो कहाँ पढ़ते हैं? कॉलेज वही सिटी में पढ़ते ना, सिटी में जाते हैं। सिटी में जाते हैं। तो ये जब बड़ा प्रॉब्लम है, तो इसके लिए हम क्या समझते हैं कि यहाँ कॉलेज होना, जबकि 4-5 किलोमीटर जाना आने में बहुत पेट्रोल खर्च भी होता है। दूसरी बात, माँ बाप की फिक्र भी होती है। आजकल का माहौल भी अच्छा नहीं है, रिक्शा वाले भी अच्छे नहीं है, प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके लिए हमारा मकसद बड़ा है कि यहाँ कॉलेज होना। अभी इंशाल्लाह आपकी सबकी दुआ से अगर ये असम लीग में हम जीते तो इंशाल्लाह कॉलेज भी बनेंगे यहाँ पर। जो दिक्कत है हमारे लड़कियों को, मेरे माँ बहनों को, वो भी नहीं होंगी। ये हमारी कोशिश है, ताकि कैसा है, बड़े बड़े दानशूर लोग हैं, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, लेकिन वो भी आना चाहिए, आगे नहीं आते साहब। बीजापुर सर के गांव के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है आलमीन, गुलबर्गा के अंदर मेडिकल कॉलेज है, बीएमएस कॉलेज है, डेंटिस्ट कॉलेज है। हमारे पास कोई क्या, कुछ भी नहीं हमारे पास। एक शौशल और पानगल, ये 2 कॉलेज की जो दूसरा कुछ है नहीं हमारे पास। स्मार्ट सिटी के नाम पे उल्टा क्या है मुझे बताओ ना, मैं समाज की बात कर रहा हूँ। तो समाज के लोग जो है ना इकट्ठा आकर सोलापुर का, ये पॉलिटिक्स छोड़ दो तुम थोड़ी देर, समाज के लिए क्या करना चाहिए। जब अल्लाह ताला तुमको दिया है जी, अल्लाह ताला तुमको दिया है, अगर 100-200 लोग मिलकर भी अगर कुछ कोशिश करेंगे तो एक हॉस्पिटल तैयार होता। बिल्कुल। और एक हॉस्पिटल तैयार हुआ तो हॉस्पिटल तरफ से मेडिकल कॉलेज का परमिशन मिलता। ये सब करना चाहिए। हमारे बच्चे आज पढ़ेंगे ना, आज जैन समाज के कॉलेज है इतने बड़े बड़े, उनकी संख्या कितनी कम है, लेकिन उनके कॉलेज कितने बड़े बड़े हैं।
तो ये हमारे लोगों में भी हमारे कम्युनिटी में भी आना जरूरी है। हम बहुत बहुत से लोग को बोलते, लेकिन एक बात, अगर मैं एमएलए बनूंगा तो ये लोग को बरोबर सीधा करूंगा, उनको लेकर काम करूंगा। अभी मैं आपके घर पे जैसे आ रहा था सर, घर तो बड़ा अच्छा है आपका, सामने कई सारे जो आपको सम्मानित किए गए और ट्रॉफीज भी लगी हुई है, काफी तंग गलियों से होता हुआ मैं आया ये हूँ। क्या है पता है, हाँ पहले जो है हरिद्वार बताया आपको मैं, हाँ। उस टाइम पे ग्राम पंचायत थी। हम्म और ग्राम पंचायत में कैसा था, कोई भी इसका प्लान नहीं था यहाँ पर। हम्म पहले प्लान एक दिखाते थे एक, और बाद में करते थे एक अलग। अब जैसा कि तुम्हारे सीधा रास्ता रहना चाहिए मेरे को, जी। अब ऐसा फिर कर ऐसा है तुम, हम्म तो वो सीधा रास्ता जो वहाँ था, मेन रास्ते पे प्लॉट था, वो प्लॉट वाला क्या करे, बिका डाला मालक अच्छा अच्छा उस टाइम पे। अच्छा, हाँ पैसे जरा ज्यादा आने से बिका डाला। हाँ। ऐसा करके जो है ना, ये बहुत और कैसा है, 1 एकड़ के अंदर जो है 30-32 प्लॉट पड़ाने के अस्सी उन्होंने क्या करते थे, 875 का एक प्लॉट। फिर रास्ता कितना छोड़ना, करीबन 20 फुट तो रास्ता छोड़ना है कि नहीं, 6 मीटर। आज ये रास्ता जो है ना 11 फुट 12 फुट का रास्ता है। फोर व्हीलर है सर आपके पास? है ना, वो कहाँ आप पार्क करते पीछे हैं? रोड पे ठहरा करता। अच्छा, तो वो सेफ्टी का भी भरोसा नहीं नहीं रहता नहीं है तो कुछ है, नहीं, मतलब यहाँ इलाका कुछ ही यहाँ है। आपका। अब मैं असल में आपसे पूछना ये चाह रहा था सर कि आमतौर पे होता ही है कि जब आदमी सो कॉल्ड राजनेता बन जाता है, पॉलिटिकल लीडर बन जाता है, इन तंग गलियों में रहना पसंद नहीं करता। आपका घर यहीं पे नहीं है अभी कैसा भी। है मैं बताता हूँ, ये लोगों में मैं भी पहले से रहता हूँ। हाँ जब मैं कुछ भी नहीं था जी। तो यहीं ही था। आज सोलापुर के अंदर बल्कि महाराष्ट्र में मतलब नाम गया, तो यहाँ से अगर दूसरे गली में जाना, रोड पे जाना, ये मुनासिब नहीं समझता मैं। जो ये लोग भी रहते हैं ना, तो उनके साथ मैं भी रहना पसंद करता। मुझे क्या ऐसा शौक नहीं गाड़ी घर तक आना, गाड़ी में उतरना मेरे को। मैं स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन था 2014 में। हाँ मेरी गाड़ी आती थी, एम्बेसडर कार थी, हाँ। वो रोड पे छोड़ती थी, मैं वो चल कर आता था। क्योंकि ये देखो, ये 1 साल की गाड़ी है वो, लेकिन कायम तो अपने को चलना है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं आती दिखावा है। तो मुझे पसंद नहीं है आपको। मुझे जरा ही पसंद नहीं। मैं अभी देखो आपको बताता हूँ, जब ये हाथ से करते तो ये हाथ को नहीं पता पता चलना, नहीं चलता। वो हमारा काम है। हमें तुम 5 साल के अंदर कभी वीडियो कॉल कर देखो हमारा, मैं कभी साड़ी वाटप किया, मैं कभी वो लकड़ी वाटप किया, मैं कभी ये दिया वो दिया, ये कभी हम बताते नहीं, और ये हमारा मकसद नहीं बताना। अच्छा, युवा पीढ़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं बता रहा ना, युवा पीढ़ी के लिए काम की बहुत जरूरत है। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ युवा पीढ़ी के बारे में क्या सोच, जैसे मेरे जो मामू वगैरह हैं या फिर अंकल वगैरह हैं, वो आप ही के एज के हैं, तो वो लोग ऐसे जब युवा पीढ़ी को देखते हैं, रे ये क्या, ये तो मोबाइल में लगे पड़े हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे ये हैं। कैसा है, बच्चों की एक शौक बन गया मोबाइल ये। हम्म तो इनके लिए जो है, इनके लिए काउंसलिंग करना जरूरी है। हम्म और काउंसलिंग करने के लिए अपने पास कुछ तो एक बड़ा पद आना जरूरी है। हम्म, ये लोगों को काउंसलिंग करके तो आप बताया, अभी 100 बच्चों को मैं बुलाया है, जी। भैया तुम बंद करो, तो क्या करना फिर, कुछ तो दो। हाँ, अल्टरनेटिव नहीं है हाँ हाँ। कोई मुद्दा तो है। इसके लिए जो है ना, जब अपने पास कोई ताकत आई, हाँ खजाने में माल आया तो मैं बांटूंगा ना। बिल्कुल सही बात। खजाने में माल आया तो मैं तकसीम करूंगा ना। हाँ तो हिसाब से अगर कोई बड़ी ताकत मेरे पास आई, तो उनका मसला भी हल कर सकता। मैं क्या है, कट्टे पे बैठकर मोबाइल जो है देखते बढ़ते रात को 2-2 बजे तक बढ़ते बच्चे, क्या होता है। अब माँ बाप भी क्या है, बच्चे को एक बार 2 बार 3 बार बोलते, बच्चा नहीं सुन रहा तो छोड़ देते, जा उसको। लेकिन अच्छे भी लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं यहाँ पर। हमारे यहाँ पिछले 6 महीने पहले 2 लड़कियां सीए बनी यहाँ की, सीए 2 लड़कियां बहुत बनी। बड़ी बात तो ये है डॉक्टर बने यहाँ की, है। एमबीबीएस बनकर एमडी बने डॉक्टर, ये भी है। पुलिस अधिकारी है यहाँ पर, और टीचर लोग हैं यहाँ पर, सब है। लेकिन कैसा है, आज की पीढ़ी, आप बता, आज की पीढ़ी को जो है ना, मोबाइल का एक ये लगा है, मोबाइल और मावा खाना और रात में लेट सोना, ये बड़ा मकसद है। और सब में पहले तो बीमारी का जड़ है। अभी बच्चों को जरा काउंसलिंग करना पड़ता है, और काउंसलिंग करके इनको कहीं तो अच्छे रास्ते पे लगाना पड़ता है। आज 1-2 बच्चे नहीं है, हजारों लाखों बच्चे निकलेंगे यहाँ पर। तो युवाओं के लिए रोजगार के भी आपके पास सारे मंसूबे प्लान्स हैं सर? इंशाल्लाह जी। इंशाल्लाह। अभी एक नोटिफिकेशन है सर जो बड़ा तेजी से वायरल हुआ, कल कल की ही बात है, उसमें सोलापुर साउथ से तो आपको टिकट की घोषणा कर भी दी है लोगों ने। हाँ नहीं नहीं, वो क्या हो गया मालूम, कि कल रात में मैं भी घर में बैठा था, तो 11 बजे मुझे को मैसेज आया कि ऐसा ऐसा वो तुम्हारा टिकट फाइनल हुआ। बोला क्यों, बोले नहीं वो लेटर आया वेणुगोपाल का। बोले वो तो जनरल सेक्रेटरी है, राहुल गांधी के खास आदमी है, उनकी सही का लेटर है। हाँ ठीक है। मैंने खोल के देखने के बाद मैं उस पर जो स्टडी कराया तो बोला ये फेक है। बोला क्योंकि जबकि पृथ्वीराज चौहान है उसके अंदर, बड़ा साहब थोरात है उसके अंदर, नाना पटोले है उसके अंदर,
असलम शेख है, जिक्रिया है, ये सब नेता के साथ मेरा नाम जोड़ना को तो मुझे कहा तो थोड़ा वो डाउटफुल लगा। मैं बोला नहीं बोला ये फेक न्यूज है। अच्छा, बोला आपको लगता है सर आप ही के चाहने वालों ने किया होगा? कौन क्या पता नहीं, अभी हाँ। किसको बताए, बताओ किसको बताए ये बात, किसको भी नहीं बता सकते ना अपन, जब तक उसके अंत तक नहीं जाते अपन, जब तक नहीं पता चलेंगे ना। लेकिन अब करने वाले की क्या मनसा है उसको मालूम, अल्लाह को मालूम, अपन तो नहीं बोल सकते। अगर आपके चाहने वालों को भी ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए ना। नहीं करने चाहिए क्योंकि तो ये जो है ये गलत है। बिल्कुल। क्योंकि जब देखो एक नेशनल पार्टी है, नेशनल पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, मैं उसका एक कार्यकर्ता हूँ। अब वो टिकट देंगे पार्टी नहीं देंगी वो बात की बात अलग है, लेकिन उस ऐसा हरकत नहीं करना चाहिए। देखो पार्टी पर अपने को भरोसा रखना जरूरी है और अपने वर्क के ऊपर भरोसा रखना जरूरी है। मैं कोई अच्छा काम किया बोलकर मैं ये जगह पर आया ये सोचना जरूरी है। अगर मैं बिगड़ काम करके आया ये बोलना गलत है, और जब चुनकर आने के बाद भी लोगों के काम करना ये हमारा मकसद है, याद रखो। बहुत से दिगर लोग ऐसे रहते हैं कि चुनकर आने के बाद वो कोई काम नहीं करते, कोई एजेंडा नहीं रखते, समझो उसके लिए भी गलत है। जबकि लोगों ने अवाम ने हमको भरोसा किया और वो भरोसे को अगर हम तोड़ दिया तो अल्लाह भी माफ नहीं करता। ये देखो कल कयामत के दिन मुझे पूछूंगी, अल्लाह क्या बोलेगा, तुझे मैं बनाया था बड़ा और तू ये गलत फैसला लिया और गलत काम किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा जब। तो इसके लिए आखिरत का भी ख्याल रखना, जब इंसान काम करता है तो उसको आखिरत में ख्याल रखकर काम करना। मैं आज तक कभी किसी का, मैं आज चैलेंज के साथ पीछे, मैं किसी का भी बुरा किया नहीं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ निकलते रहे, मैं अल्लाह मेरी रस्सी किसका बुरा ना अच्छा छोड़ना मेरा रस्सी। जितने मेरे विरोधक भी हैं वो लोग का भी मैं अच्छा सोचता हूँ, और आज तक मैं भी कभी मेरे किसी तकरार नहीं, किसी कुछ गाली गलौज नहीं, कुछ आज तक मेरे पूरे पॉलिटिक्स के अंदर 25-30 साल के अंदर कभी ऐसा कभी एक मेरी एनसी दाखिल नहीं, ना मैं किसी के खिलाफ एनसी दाखिल किया। वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम एक अच्छा है, आज लोगों को लोग जोड़ना और अच्छी बात करना, लोगों को सही रास्ता बताना, ये हमारा मकसद है। और क्या लेके जाने का साहब मुझे बताओ, सब छोड़ के जाने का है, कुछ नहीं ये लेके आपके विचार तो सर बहुत अच्छे हैं। मैं ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ता हूँ। सोलापुर दक्षिण में और भी कई सारे उम्मीदवार हैं। आपको क्या लगता है आपके कंपटीशन में कौन है पहले तो? देखो अभी कैसा है, 3-4 उम्मीदवार तो तगड़े हैं, जबकि दिलीप माने बोलकर वो एक्स एमएलए हैं यहाँ के, उन्होंने 2019 को कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में गए थे और शिवसेना से उन्होंने सेंट्रल में इलेक्शन लड़ा था वो। और दूसरे हैं जो शुगर फैक्ट्री के चेयरमैन है जिनका नाम धर्मराज काड़ा जी है, उनका सोलापुर के अंदर बहुत बड़ा योगदान है, कॉलेजेस है उनके, और सिद्धेश्वर मंदिर बोलो टेम्पल हमारा बहुत बड़ा है यहाँ का। हमारा एक सोलापुर के आदर स्तंभ देव है वो ट्रस्ट के चेयरमैन है वो, बहुत से उन्होंने संस्था है उनके। तो उन्होंने भी इस वक्त जो है वो कभी पॉलिटिक्स में थे नहीं, लेकिन अचानक वो उन्होंने इलेक्शन में ठहरने का इरादा लिया, वो भी है। और तीसरे चौथे जो है वो हमारे एक सुरेश हसापुरे बोल के मेरे दोस्त है, वो भी अच्छे खासे हैं, वो भी इसके अंदर टिकट मांग रहे हैं। और बहुत से लोग को कोगनूरी बोल के एक सीमेंट की फैक्ट्री के एक डायरेक्टर है, ऐसे बहुत से लोग जो है टिकट मांग रहे हैं। तौफीक पहलवान आपके दोस्तों में से आते हैं? हाँ वो मेरे दोस्त अच्छे हैं। हाँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कभी दक्षिण में चुनाव लड़ने को लेकर आप में डिस्कशन हुआ है कुछ? नहीं वो तो मेरे यहाँ के ना, मेरे बाजू के नगर से होगा ना वो, मेरे बाजू काउंसिलर है ना जी, वो तो है। अभी हम लोगों ने जब अपने चैनल के माध्यम से उनका इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने ये बात बताई कि वो सेंट्रल से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। वो सेंट्रल से इच्छुक है वो। जी, दक्षिण से ना लड़ने की वजह आपकी दोस्ती तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, दोस्ती तो है, वो भी हो सकता नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन वो भी हमारे में हम किसी में हमारे में कभी भेदभाव नहीं है, हम सब दोस्त के हिसाब से रहते हैं। मैं सब लोगों के साथ दोस्ती के हिसाब से रहता हूँ, कभी गलत नहीं। वो तो मेरे अच्छे दोस्त हैं, वो उनका मकसद है वो मध्य, और उन्होंने 2014 को उन्होंने वहां पर इलेक्शन लड़ा था। जी 2014 को एएमआईएम की तरफ से उन्होंने वहां चुनाव लड़ा था और अच्छी टक्कर दी थी, इसलिए उनका फील्ड है और उनके वहां के कार्यकर्ता उनको बहुत है मध्य में मानने वाले, तो इसके लिए उनका मकसद है कि मध्य में ठहरना। ऐसा है। ये अब सर इतने आपके दोस्त हैं तो क्या वो एमआईएम के एक उम्मीदवार है फारूक शाब्दी, वो भी आपके दोस्तों की फहरिस्त में आते हैं? वो भी दोस्त अच्छे क्या है, वो भी बुरा नहीं, वो बहुत अच्छे हैं, वो भी दोस्त है हमारे। हमारे में कभी मैं बताया ना आपको, हमारे किसी से भी कोई
दुश्मनी नहीं है, सबसे मोहब्बत है, सबसे लगाव है। देखो पॉलिटिक्स से एक तरफ अलग, अपन पहला तो दोस्त लोग हैं, भाई लोग हैं, वो बात की बात नहीं। जो जितना है देखो, तो जितना है एक को हारना है, ये तो लगा है दुनिया में हर जगह। हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर क्या होता है, 10-20 लोग ठहरते हैं और एक जीतता है। तो ये तो चलते रहता है, क्या इलेक्शन होते रहता है, चलते रहता है, ये कोई टेंशन नहीं है। सब मिलकर लड़ना, मैं ये समझता हूँ, हंस खेल कर इलेक्शन लड़ना, और इलेक्शन जीत को आने के बाद सब मिलकर जैसा जैसा थे वैसा ही कायम रहना। वो एक हेल्दी कंपटीशन, क्योंकि तो एक दूसरे की दुश्मनी कर कर तू दे रहा मैं, इसमें कोई फायदा नहीं, नुकसान है अपना, फायदा कुछ नहीं। लेकिन हम सब मिलकर रहना, ये हमारा बड़ा मकसद है। ये मैसेज जो है ना लोगों में अच्छा जाता है, ये जरूरी है। तो चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बाबा मिस्त्री साहब, इनके विचार आपने सुने, व्यक्तिगत विचार भी सुने, और साथ ही में जो राजनीतिक इनकी मंशा है, वो क्या क्या विकास के कार्य करना चाह रहे हैं, इनका विजन क्या है, वो सारी बातें भी आपने सुनी। आपके क्या विचार है बाबा मिस्त्री साहब पे, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और सर, मैं जब कभी ऐसा कुछ इंटरव्यू लेता हूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लालची हो जाता हूं। आपके चाहने वाले जितने भी दर्शक हमारा चैनल अगर देख रहे हैं, उन्हें एक बार आप बोल दें कि सब्सक्राइब और फॉलो कर लें हमारे चैनल को। ये जो चैनल है, आज जो मैं मुलाकात दिया हूँ, ये आप देखिए ज़रूर, देखकर इसको आप लिंक कीजिए, और मुझे ज़्यादा ज़्यादा लोगों ने लाइक किए, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। थैंक यू सर। तो चलिए, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी एक नए चेहरे के साथ, नए व्यक्ति के साथ, नए विचारों के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल टेक इन डाइजेस्ट के साथ।